नमस्कार मित्रों, जिंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भाषा और साहित्य की प्रस्तुति के अंतर्गत पटल की योजना ये है कि भारत विभाजन आधारित हिंदी कहानियों को प्रस्तुत किया जाए। वस्तुतः भारत विभाजन से संबंधित कहानियों की चर्चा बहुत सीमित होती है और कतिपय कहानियों को ही चर्चा की दृष्टि से चुना जाता है। यद्यपि इस त्रासदी को आधार बना करके प्रचुर मात्रा में हिंदी में कहानियाँ लिखी गई हैं। उसमें सरे फहरिस्त अज्ञेय हैं। यद्यपि उनकी पहचान एक कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में है, लेकिन उनकी कहानियाँ भी हिंदी कहानी साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। अज्ञेय ने विभाजन को आधार बना करके कुल 6 कहानियाँ लिखी हैं। आज की प्रस्तुति में उन्हीं कहानियों पर संक्षेप में दृष्टिपात किया जाएगा। मूल विषय पर आने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की भांति एक बार फिर ये निवेदन करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस पटल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। इसके साथ इसे शेयर भी कीजिए, इसे लाइक भी दीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। प्रस्तुति का शीर्षक है भारत विभाजन की कहानियां और अज्ञेय। भारत विभाजन की त्रासदी विश्व इतिहास के करुणा, अत्याचार, बर्बरता तथा विशाल पैमाने पर स्थानांतरण की दृष्टि से अतुलनीय है। हिंदी जगत के अनेक साहित्यकारों ने विभाजन की त्रासदी भरी खौफनाक स्थितियों से सीधा साक्षात्कार किया है या फिर कहीं न कहीं प्रभावित अवश्य हुए हैं। फलस्वरूप सन 46 से लेकर के सन 55-60 तक के साहित्य में शायद ही कोई ऐसी विधा बची हो जिस पर विभाजन का प्रभाव परोक्ष या परोक्ष रूप से दृष्टिगोचर न होता हो। विभाजन की अलगाववादी मनोवृत्ति एवं नफरत भरे वातावरण के बीच तनाव को कम करके एकता को बढ़ाने की दिशा में कार्यकारी शक्तियों में साहित्यकारों का योगदान सराहनीय रहा है। कथा साहित्य को इस दृष्टि से विशेष रूप से रेखांकित किया जा सकता है। विस्तृत फलक के कारण उपन्यास साहित्य में समस्या को विस्तार, विवेचन और विवरण हेतु अधिक अवसर प्राप्त हुआ है, जबकि कहानी को यह स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो सकी है। इसके बावजूद कलात्मक दृष्टि से संतुलित और निष्पक्ष मानवता का स्वर प्रस्फुटित करते हुए कहानी उपन्यासों की अपेक्षा अधिक खुलेपन का परिचय देती हैं। साहित्य और विभाजन के अध्येता डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे ने अपने शोध प्रबंध देश विभाजन और हिंदी कथा साहित्य की श्रेष्ठ कहानियों में से विभाजन के विषय पर लिखी गई 5 कहानियों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। अज्ञेय कृत शरणदाता, कृष्णा सोबती कृत सिक्का बदल गया, भीष्म साहनी कृत अमृतसर आ गया, महीप सिंह कृत पानी और पुल तथा मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक। अन्य प्रमुख हिंदी कथाकार जिन लोगों ने इस विषय पर कहानियां लिखी हैं उनमें आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, रांगिया राघव, अमृत राय और बदियुज्जमा का नाम अग्रणीय है। परंतु इस पृष्ठभूमि पर सर्वाधिक कहानियों को लिखने का श्रेय अज्ञेय जी को ही जाता है। शरणदाता के अतिरिक्त मुस्लिम भाई भाई, रमनते तत्र देवता, बदला एवं लिटर बॉक्स तथा नारंगियां विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित उनकी अन्य कहानियां हैं। विभाजन पूर्व सांप्रदायिक उन्माद की चरम स्थिति का प्रारंभ 16 अगस्त सन 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा घोषित प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से हुआ, जिसमें कलकत्ता शहर की गलियां लाशों से पट गईं। रमनते तत्र देवता इसी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की पृष्ठभूमि पर आधारित
महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें तथ्यों की विभत्सता के अंकन से अधिक कारणों के विवेचन विश्लेषण का आग्रह है। सरदार विशन सिंह दंगाग्रस्त क्षेत्र में फंसी एक युवती को सुरक्षा के तहत गुरुद्वारे में रात भर के लिए शरण देते हैं। दूसरी सुबह जब उसे पहुंचाने उसके घर ले जाते हैं तो स्त्री का पति प्रसन्न होने के बजाय उसे संदेह की दृष्टि से देखते हुए घृणा से दुत्कार कर कहता है, तुम रात को जाने कहाँ रही हो, सवेरे तुम्हें यहाँ आते शर्म नहीं आई। कहा जाता है कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवताओं का रमण होता है। लेकिन जो विखंडनकारी मानसिकता स्त्रियों से मानवीय व्यवहार न कर सके, उस समाज की औरत घर से दुत्कारी जाकर मुसलमान हो, मुसलमान जने, ऐसे मुसलमान जो 100 हिंदुओं को मारने की कसमें खाएं, तो आश्चर्य अथवा बर्बरता कहाँ। यहाँ त्रासदी की भयानकता को और अधिक विभत्स बनाने में विखंडनकारी शक्तियों के कट्टरपन को रेखांकित किया गया है। विखंडनकारी प्रवृत्ति से संचालित लोग जहां एक तरफ स्वयं अपने संप्रदाय की जड़ मान्यताओं को आगे बढ़ाने में संलग्न थे, वहीं अलगाववाद की जड़ों को अपने घृणात्मक प्रचार प्रसार द्वारा बढ़ा रहे थे। सदियों से भारत में रहते चले आ रहे मुसलमानों को मलेच्छ और विदेशी इत्यादि संज्ञा से अभिहित करने की ऐसे लोगों की प्रवृत्ति दोनों संप्रदायों के मध्य घृणा को पनपाने का महत्वपूर्ण कार्य करती हुई दृष्टिगत होती है। घृणित जाति व्यवस्था की मान्यता और धर्म परिवर्तन के सवाल को कहानी में अज्ञे ने तर्कसंगत रूप से उठाया है। सारे मुसलमान अरब और फारस से आए नहीं, 100 में से एक होगा जिसकी हम आज अरब या फारस या तातार की नस्ल मान सके। मुसलमान कौन? मजलूम हिंदू ही तो मुसलमान है। नफरत और अलगावाद की पौध को एक ना एक दिन वृक्ष बनना ही था। हमने जिससे हिकारत की वो हमसे नफरत करे तो क्या गलत करता है। इस प्रकार सांप्रदायिकता के विरोध से इस कहानी में सन 1946 से लेकर के 48 के बीच की उन स्त्रियों के प्रसंगों को रेखांकित किया गया है जिनकी गति रमनते तत्र देवता की बंगाली स्त्री की भांति ही हुई थी। अज्ञे जी ने स्त्रियों के ऊपर होने वाले अत्याचार के संदर्भ में इस प्रकार विखंडनकारियों की शक्तियों को कार्यकारी शक्ति के रूप में रेखांकित किया है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि डर घृणा की जननी है, घृणा द्वेष में परिवर्तित हो जाती है, फिर इसके साथ अनेक विकृतियां भी मिल जाती हैं। मुस्लिम भाई भाई विभाजन के समय समाज में उपजी इन्हीं विकृत मना स्थितियों की कथा है। साथ ही ये कहानी विभाजनोपरांत उत्पन्न स्थानांतरण की उस समस्या से भी जुड़ी है जिसने स्थिति को और भी अधिक भयावह बना दिया था। लाखों की संख्या में लोगों को शरणार्थी होना पड़ा। डर और भय से जन्मी बदले की भावना ने मानवता को समाप्त प्राय कर दिया। कहानी की कथा वस्तु 3 अधेड़ उम्र की महिलाओं को आधार बना करके सृजित की गई है। महिलाएं साधारण ट्रेन में भीड़ अधिक होने के कारण लाहौर जाने के लिए अफसरों को ले जाने वाली स्पेशल ट्रेन में ये सोचते हुए सवार हो जाती हैं कि सब मुसलमान हैं। फिर किस बात का भय, क्योंकि वो तीनों महिलाएं स्वयं भी मुस्लिम समाज से संबंध रखती थीं, परंतु बंधुत्व की विचारधारा पर आधारित इस्लाम मानने वाली अफसरानियां उनकी आशाओं को खोखला साबित करते हुए उच्च वर्ग से संबंध रखने के कारण निम्न वर्ग की महिलाओं को धुतकार कर ट्रेन से उतार देती हैं।
क्यों जी, तुम लोग जाती क्यों नहीं? यहाँ जगह नहीं मिल सकती, कुछ अपनी हैसियत भी तो देखो। उक्त प्रकरण के माध्यम से कहानीकार ने विभाजन के समय व्यवहार के धरातल पर इस्लाम के भाईचारे की भावना के खोखले होते हुए स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उच्च वर्ग के स्वार्थ को भी विभत्सता के कारक के रूप में संकेतित करती है। तत्कालीन नौकरशाही के उस विध्वंसात्मक चरित्र की तरफ भी कहानी संकेत करती है, जिसकी स्वार्थी और अदूरदर्शी स्थितियों ने त्रासदी को भयावह रूप प्रदान किया। आगे जी का मानना है कि नफरत पैदा करने में समाचार पत्रों का भी खासा योगदान था। प्रस्तुत कहानी द्वारा उन्होंने इस तथ्य पर भी दृष्टिपात किया है। वो लिखते हैं, सरदारपुरे में इस छूत को लाया सर्वथा निर्दोष दिखने वाला एक वाहक रोजाना अखबार। शरणदाता में बाहरी परिस्थितियों के दबाव में संबंधों और मूल्यों के विघटित हो जाने की पूरी प्रक्रिया मौजूद है। शरणागत को सुरक्षित रखने वाला रेलवे का कर्मचारी जब उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार मचाता है तो उल्टा स्वयं गिरफ्तार हो जाता है, और जब 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार वालों को थाने से छोड़ा जाता है और हिफाजत के लिए सिपाही दिए जाते हैं, लेकिन थाने के 50 कदम के फासले पर पुलिस वाले अचानक अपनी बंदूकें उठाकर उसको और उसके परिवार को गोलियों से उड़ा देते हैं। 3 स्त्रियां मारी जाती हैं, उसकी मां और पत्नी घायल होकर गिर जाती है और वहीं सड़क पर पड़ी रहती है। ऐसी परिस्थितियों में मानवता का पद्दलित हो जाना आश्चर्यजनक नहीं। जब रक्षक ही भक्षक का कार्य करने लगे तो जनसाधारण, जो कि उन्मानंद हो चुका था, उसके लिए कुछ भी कर गुजरना अप्रत्याशित नहीं था। उसी शहर में रफीकुद्दीन अपने दोस्त देवेंद्र लाल को शरण देता है, परंतु वातावरण की विभत्सता के कारण दोनों पुराने दोस्तों का आत्मविश्वास डोलने लगता है। अंत में देवेंद्र लाल को जहर देने का प्रयास किया जाता है। बरसों बरस में निर्मित निष्ठा और विश्वास का बंधन टूटने को होता है कि रफीकुद्दीन की लड़की जैबू शरणागत की रक्षा का धर्म निभाते हुए उसके प्राणों की रक्षा करती है। यही तथ्य इस कहानी का महत्वपूर्ण पक्ष है। सुलगते वातावरण में जैबू के चरित्र द्वारा सकारात्मक शक्तियां, जो कि उस समय टिमटिमाते दीपक के समान में ही अस्तित्व में थीं, उनको जलाए रखने का कार्य कहानीकार करता है और उनके जलने में ही प्रस्तुत कहानी की सफलता निहित है। यही तथ्य कहानी की प्रसिद्धि का कारण भी है। 5 वर्षीय बालक रोशन के माध्यम से भावुकतापूर्ण संक्षिप्त कहानी लेटर बॉक्स के द्वारा शरणार्थियों की असहायता और अपनों से विछुड़ने से उत्पन्न दर्द की कथा कही गई है। रोशन ने मां को मरते हुए अपनी आंखों से देखा है। मां का मुंह, नाक, जबड़ा कुछ भी नहीं था, लहू से भरा सिर था बस। बाप भी लापता है, संभवतः मर चुका है, परंतु बालक को बाप के लौट आने का विश्वास है, इसलिए वो चिट्ठी लेकर पोस्ट ऑफिस के सामने बैठा रहता है। और उसके इस अडिग विश्वास को भला कौन तोड़ सकता था। मानवीय करुणा और भावुकता पर आधारित प्रस्तुत कहानी द्वारा विभाजन के उस अमानुषीय पक्ष पर प्रकाश डाला गया है जिस पर विभाजन संबंधी कहानी के अन्य लेखकों का ध्यान कम ही गया है। उस समय हुई हत्याएं, लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ हुए दुराचार इत्यादि की घटनाओं पर लेखकों ने कहानियों के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा की है, जबकि साथ में बच्चों को भी मनुष्यों की दुर्दांत पशुता के दर्शन करने पड़े, मगर इस दुर्दांतता के प्रसंग कहानियों में कम ही मिलते हैं। लेटर बॉक्स द्वारा अनाथ, असहाय रोशन के जीवन के अभिशाप के माध्यम से हजारों रोशनों की नियति रेखांकित हो जाती है।
विभाजन के समय और उसके बाद के नफरत भरे वातावरण में जहां एक तरफ हिंदू, सिख और मुस्लिम के नाम पर औरतों के साथ किया जाने वाला अत्याचार नुमाया था, वहीं कुछ ऐसी शक्तियां भी थीं जो औरतों की बेइज्जती, औरत की बेइज्जती है वो हिंदू या मुसलमान की नहीं, वो इंसान के माँ की बेइज्जती है की भावना से संपृक्त थी। बदला ऐसी ही शक्ति के उद्घाटन की कहानी है। नफरत भरे वातावरण में मुस्लिम स्त्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने में लीन एक प्रौढ़ सिख की मुलाकात ट्रेन में एक अकेली घबराई हुई मुस्लिम महिला से होती है। एक हिंदू महाशय भी उसी डिब्बे में आ बैठते हैं। वो महाशय बार बार मुसलमानों द्वारा हिंदू सिख औरतों पर किए गए अत्याचार का बयान अपने अपशब्दों की भाषा में करना चाहते हैं, जिसका ध्येय बदले की भावना उत्तेजित करके उस औरत के प्रति लोगों को उकसाना होता है। जबकि वास्तविकता ये है कि महाशय ने उन परिस्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से सामना भी नहीं किया था। अंत में सरदार जी के हस्तक्षेप के कारण ही वो चुप होते हैं। विभाजन के समय अनेक अराजक तत्वों ने अपने हित साधने के लिए लोगों की भावनाओं को भड़काकर मार काट में हिस्सा लेने के लिए उकसाया। कहानी विभाजन की इस वास्तविकता की तरफ भी संकेत करती है। धर्म और राजनीति से परे मानवता की आंखों से देखने वाले सरदार जी जैसे लोगों के चरित्र ने ही जनमानस को उस त्रासद स्थिति से बाहर निकाला। अन्यथा हिंसा का उत्तर यदि हिंसा ही होती तो समस्या निश्चित रूप से अंतहीन हो जाती। इस तथ्य पर बल देते हुए लेखक ने कहानी के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि वास्तविक बदला तो ये है कि जो एक के साथ हुआ है वह दूसरे के साथ ना हो। वस्तुतः विभाजन के अंधेरे दिनों में इसी मानवतावादी दृष्टिकोण ने प्रकाश की किरण का कार्य किया। आगे की अपेक्षाकृत छोटी सी कहानी नारंगियां में शरणार्थी हरसू और परसू दो चरित्रों के माध्यम से मानवीय करुणा और दया की भावना को रेखांकित करते हुए शरणार्थियों के जीवन की व्यथा को रेखांकित करते हुए उनके भीतर के आत्मविश्वास और उनकी हिम्मत, दिलेरी, मानवीयता को भी रेखांकित किया है। वस्तुतः अगर इस प्रकार की प्रवृत्तियां मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति न होती तो कहना अनुचित न होगा कि समस्या कभी समाप्त न होती। लेकिन हरसू और परसू जैसे चरित्र जो कि भारत के विशाल नागरिक जीवन की महती प्रवृत्ति हैं, उन्होंने ही अंततः मनुष्य को स्थायित्व प्रदान करने में भूमिका निभाई। विवेचित उपरोक्त कहानियों का फलक विभाजन के पृष्ठभूमि से लेकर विभाजन और विभाजनोपरांत स्थितियों को अपने अंदर समेटे है। शरणार्थी समस्या का भी दर्द इसमें व्याप्त है। इसका अर्थ ये है कि इन कहानियों के माध्यम से लेखक ने विभाजन को संपूर्णता में समेटने का प्रयास किया है। घटनाओं की विभत्सता के साथ लोगों की विभाजनकालीन मनस्थितियां रमनते तत्र देवता से लेकर बदला तक में एक एक करके स्पष्ट होती चली जाती। विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाली मानसिकता पर भी इन कहानियों के माध्यम से विचार किया गया है। संचार माध्यमों ने इन्हें बजाय रोकने के बढ़ाने में भूमिका निभाई। पुलिस अत्याचार ने सांप्रदायिकता को और अधिक प्रेरित किया। बाह्य शक्तियां जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी नहीं थीं, घृणा को वृद्धि प्रदान करने में उनका भी योगदान कम नहीं है। विभाजन स्वीकार कर लेने के बावजूद स्थानांतरण की समुचित योजना नहीं बनी, अन्यथा इतने बड़े पैमाने पर अत्याचार न होता, लोगों को दुख न सहना पड़ता। यह तथ्य लगभग सभी कहानियों के द्वारा
रेखांकित हुआ है। और 16 अगस्त सन 1946 का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस और उसकी विभत्सता और अफरा तफरी से उत्पन्न स्त्रियों की दुर्दशा के संदर्भ में रमन्ते तत्र देवता उल्लेखनीय कहानी है। मानवीय करुणा की पक्षधरता के साथ साथ शरणदाता कहानी भय, हत्या, विश्वास, अविश्वास इत्यादि सांप्रदायिक मानसिकता जन्य तथ्यों का भी सफलतापूर्वक उद्घाटन करती है। लेटर बॉक्स के अनाथ बालक की ही भांति हजारों भूखे प्यासे परिवार से बिछड़े बच्चे विभाजन की त्रासदी के गवाह थे। यदि शरणार्थी विशाल हृदय न रखते और स्थितियों को सहज ही स्वीकार करते हुए उनके नकारात्मक पक्षों के विरुद्ध संघर्ष करने की क्षमता अगर न होती तो निश्चित रूप से शरणार्थी जीवन और भी अधिक भयावह हो जाता। नारंगियां मानवीय करुणा और दया के नैसर्गिक पक्ष को उद्घाटित करते हुए शरणार्थियों के विशाल हृदय का अंकन करती है। हिंसात्मक वातावरण में अहिंसा और मानवता की भावना से संपृक्त शक्तियां न होती तो संभवतः मानव अस्तित्व के ही सामने प्रश्न खड़ा हो जाता। इन्हें बढ़ावा देने की वास्तविक जिम्मेदारी मुख्य रूप से राजनीतिक शक्तियों की थी, परंतु इस दिशा में अग्रणीय भूमिका साहित्यकारों की ही दृष्टिगत होती है। इस क्रम में अज्ञे द्वारा उद्घाटित रमन्ते तत्र देवता और बदला के सरदारों तथा शरणदाता की जैबू जैसी शक्तियां मानवीय स्वर का घोष करती हुई साहित्यकारों की विघटन के दिनों में सकारात्मक भूमिका की पुष्टि करती है। धन्यवाद।